बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर नाज़रीन। आज की आगाज़ की दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं। चीन और रूस का चांद पर एटमी बिजली घर बनाने का मंसूबा अब सामने आया है। पहले तो रहने की बातें हो रही थी, फिर वहाँ पे ज़िंदगी के आसार, और अब एटमी बिजली मंसूबे की बात सामने आ चुकी है। बिल्कुल जी, और ये चीन और रूस सन 2035 तक चांद पर खुदकार एटमी पावर स्टेशन बनाने का इरादा रखते हैं। तो रवा हफ्ते रूस की खलाई एजेंसी रूस कोसमोस और चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने ये इनिशिएटिव लिया है और इनके दरमियान इस मंसूबे के लिए ताउन की एक मुफाहमत पर भी दस्तखत हो गए हैं। और मुजाविजा जौहरी पावर स्टेशन इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का एक हिस्सा होगा जनाब। तो इससे जो चांद के ऊपर रहकर तवील मुद्दती आपने रिसर्च करनी है उसमें मदद मिलेगी। कामयाब हो जाता है तो बहुत ही खुशाइन बात है। और ये तवील मुद्दती दरियाफ्त और साइंसी तहकीक को काबिल बनाने के लिए तवानाई फराहम किया जाएगा। इसके ज़रिए बुनियादी तौर पर ILRS जो ये इदारा है, अमरीकी क़यादत वाले आर्म्स प्रोग्राम का हरीफ इसे समझा जाता है, जो सन 2027 से गेटवे के नाम से भी मुख्तलिफ जो मदार हैं इसमें कमर्शियल स्टेशन बनाने का इरादा रखा है। तो अब अमली तौर पे इस पे काम का आगाज़ हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी आने वाले सालों में इससे मुस्तफीद हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बड़ी शिद्दत के साथ। बिल्कुल जी, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस हम पूरे नहीं कर पा रहे और आप समझते हैं कि हम चांद के ऊपर एक एनर्जी नहीं करने जा रहे हैं, रशिया करने जा रहा है जनाब। ऑब्वियसली वो तो चाइना और रशिया करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एनर्जी क्राइसिस है हम उनसे निमट लेंगे और उनसे हम अच्छे से निबर्दाज़मा हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। और आज हम सबसे पहले जो टॉप 5 स्टोरी शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में वो है PSL पहला एलिमिनेटर मैच लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया है और कराची किंग्स की टीम PSL से बाहर हो गई है। अच्छा जी, ये गैर मुतवक्के था और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कराची किंग जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन क्योंकि लाहौर से हमारी वैसी लाहौर कलंदर से एक दिली वाबस्तगी थी, इसलिए दुआएं बहुत सारी लाहौर के साथ और लाहौर ने लाहौर ही जीत लिया। और सिर्फ दुआओं से नहीं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। बहरहाल अब देखते हैं कि एलिमिनेटर 2 के अंदर जब इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके आमने सामने होगी तो कैसा मुकाबला होता है। जो इसका फाते होगा फिर फाइनल में कोयटा के साथ मदे मुकाबले होगा। इसके अलावा नाज़रीन आज बात होगी आलमी दबाव काम आ गया है और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ग़ज़ा में आर्ज़ी जंगबंदी पर आमादा हो गए। गो कि इनकी किसी भी यकीन दहानी वादे पर यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुनाफिकों को अगर अवार्ड दिया जाए तो नंबर 1 पे इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म उसमें ठहरेंगे। और इस बार ये सीज़ फायर कितना देर पा होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि आने वाले दौर में अपने बच्चों को मस्नूई ज़हानत AI सिखाना क्यों ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी से लैस करना अपने बच्चों को क्यों ज़रूरी है, कहीं आपके बच्चे जिद्दत के और टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे ना रह जाएं। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि 2050 तक 1 अरब से ज़ायद अफराद हड्डियों के अमराज में मुब्तला हो जाएंगे। माहिरीन की ये नई रिसर्च सामने आई है। ये ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, और अगर ऐसे मुमकिनात मौजूद हैं तो इसको रोका कैसे जा सकता है। इन तमाम खदशात को दूर करने के लिए जो इक़दाम मुमकिन हैं इस पर आज बात की जाएगी। और उसके बाद आपको बताएंगे कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, किन लोगों की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, और अगर वालिदैन अपने बच्चों के हक़ में दुआ करें तो वो कितनी जल्दी कबूलियत का दर्जा इख्तियार कर जाती है। इस पर भी तफसील से बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, क्योंकि PSL 10 जारी है और जो एलिमिनेटर मैच था पहला वो लाहौर कलंदर ने अपने नाम कर लिया। एक तो लाहौरियों को एक एज हासिल था लाहौर कलंदर को, क्योंकि वो लाहौर में अपने होम ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे और अपना ही क्राउड था, लाहौरिये थे, और फिर लाहौरियों का जो अंदाज़ है अप्रिशिएट करने का, और वो जब पहुंचते हैं अपने ही खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करने के लिए होम ग्राउंड का जिन्हें हासिल था जी। लाहौर कलंदर्स ने 191 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया है। बदियुज़्ज़मा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या कहेंगे, इसे अपसेट है या वाकई में अच्छा खेल पेश किया लाहौर कलंदर्स ने इस जीत के लिए? देखिए, इसको आप अपसेट नहीं कह सकते क्योंकि लाहौर की टीम 2 बार की चैंपियन है। अपसेट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कराची ने वो क्रिकेट नहीं खेली जो उससे पहले वो खेलती भी आई है। और ख़ास तौर पर अगर आप बैटिंग में देखें तो उनके जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, डेविड वार्नर हो गया, जिम वेंस, जब भी रन करते हैं उनकी टीम जीतती है। एक नीचे से अगर आपको नजर आ जाए तो खुशगत शाह रन करता है तो कराची की टीम जीत रही है। बाकी जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो है वो इस तरह की खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई, ये उनकी शिकस्त की वजह है। जबकि लाहौर की अगर आप बात करें उसमें अप एंड डाउन चलते रहे, लेकिन ऊपर में फखर जमान बड़ा अच्छी बैटिंग करते रहे, फिर जो अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छी बैटिंग करते रहे। तो उनके पास जो बैटिंग स्ट्रेंथ थी, उन्होंने एक टीम प्लान के साथ जो बैटिंग की
और एक टॉस जीत कर जो खास तौर पर लाहौर की इस कंडीशन में बैटिंग मेरे ख्याल में जो है अच्छा वो कराची को नहीं करनी चाहिए, तो कराची बैटिंग दे देता अच्छा, लाहौर को बैटिंग लेकिन तो उनके लिए कराची की आसानी अच्छी थी बदियुज़्ज़मान। कराची की बैटिंग इतनी बुरी भी नहीं थी, और अगर हम देखें डेविड वार्नर को तो उन्होंने 75 रन बनाए हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने अच्छा खेल दिया, लेकिन वो कि उनके कराची किंग के काम नहीं आ सके हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें लाहौर टीम को, तो उनकी परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं कि बड़ी शानदार रही है। गो के पहले मैचेस में हम देख रहे थे भारी था पलड़ा कराची का, तो आप समझते हैं कि डेविड वार्नर की भी उस तरह से परफॉर्मेंस इनके काम नहीं आई है? कहाँ पर गलती कर बैठे? आप कह रहे हैं उन्हें पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्या पहले बैटिंग करना उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ? देखिए वहाँ की जो कंडीशन है, लाहौर की कंडीशन है कि वहाँ पर जो नजर आ रहा है, पिछले मैच में भी आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो रन बने, 251 रन इस्लामाबाद ने कर दिए थे, तो दूसरी टीम ने भी जो 180 रन कर लिए थे। यहाँ वही होता है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि गैर मुल्की खिलाड़ी जिसमें डेविड वार्नर है, जिम विंस है, वो रन करते हैं, तो अभी कराची की अगर जितनी भी कामयाबियां हैं उसमें आप देखेंगे इन दोनों ने रन किए तो उनकी टीम जीती है, या सेपरेट रन करते हैं तो उनकी टीम जीती है। तो यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर में से एक खोजदिल शाह, मैंने आपको बताया कि वही रन कर रहे थे, लेकिन लाहौर में जो है उनकी परफॉर्मेंस से एक जो है एक साथ चलती हुई आ रही है। अब्दुल्ला शफीक बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, फखर जमान बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, नईम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नीचे उनका जो ऑलराउंडर्स थे वो आके बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इसको आप अपसेट ना गए, बल्कि लाहौर की टीम खड़ी थी तो और वो समझते हैं जीत लाहौर के जिस कलंदर के तरीके पास से अगर अब्दुल शफीक ना होते तो लाहौर कलंदर जीत सकती थी? सवाल दोबारा अब्दुल्ला कीजिएगा। शफीक अगर लाहौर कलंदर्स के पास ना होते तो लाहौर कलंदर जीत सकती थी? देखिए अब्दुल्ला शफीक ने नॉट आउट बहुत जबरदस्त बैटिंग की है, 35 बॉलों पे 65 रन जो उन्होंने बनाए हैं, तो वहां से उन्होंने मैच को निकाल दिया था। तो उसके बाद आप देखें कि वहां पर जो श्रीलंकन प्लेयर थे उन्होंने आकर आखिरी में जिस तरीके से बैटिंग की, 23 रन की अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने आखिरी में जब उनको जरूरत थी। फिर इसके नीचे आसिफ अली भी आपके पास मौजूद थे, जो है राजा पस्का, उसने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। तो मेरे ख्याल में एक टीम प्लान के साथ जो है वो लाहौर की टीम ये खेली है मैच। हालांकि बॉलिंग में अगर आती शाहीन अफरीदी को चारों में 47 रन बन गए थे, लेकिन यहाँ पर हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 3 आउट किए। फिर नईम जो ओपनर आते हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर 15 रन दिए। तो यहाँ थोड़ी सी बॉलिंग भी जो है वो लाहौर की बेहतर हुई है, जिसकी वजह से बॉलिंग का एज कराची भी ने था। और 20 से क्या 25 आप रन जो है वो समझते कम किया। हैं बदियुज़्ज़मा के होम ग्राउंड का, होम क्राउड का एज भी था लाहौर को? और वैसे तो सारी टीमें हमारी अपनी है, कराची और लाहौर हो, कोई भी और टीम हो, लेकिन क्या इस चीज़ की सबकत थी उन्हें? देखिए लाहौर नाम है, असल में ये कोई उसका होम ग्राउंड नहीं है, होम ग्राउंड नहीं है। हाँ ये जरूर है कि वहाँ उनके सपोर्टर ज्यादा हैं कि वहाँ उनको सपोर्ट करे। जैसे कराची में मैच हो तो कराची के सपोर्टर ज्यादा होते हैं, तो वो चाहते हैं कि कराची की टीम जीते। लाहौर के एक रवायती हरीफ के तौर पर ये जो है वो आमने सामने होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्राउड की जो सपोर्ट थी वो ज्यादातर लाहौर के साथ थी, और जिसका उन्होंने फायदा उठाया। तो मेरे ख्याल में अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। ये आपको अगर क्वालिफाई देखें उसमें भी आपको अच्छा क्रिकेट, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। फिर आपको एलिमिनेटर 1 में भी बड़ा अच्छा मिला। आज एलिमिनेटर 2 है, जिसमें देखिए आप कौन सी टीम पर मैदान में बिल्कुल। तो आती अब है, खासतौर पर ये बड़ा टफ मुकाबला होगा अब, क्योंकि दिफाई चैंपियन भी है बदियुज़्ज़मा इस्लामाबाद यूनाइटेड, और अभी तक बड़ा अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। गो के पॉइंट टेबल पे थोड़ी नीचे आई, लेकिन आपको लगता है कि लाहौर कलंदर इस पोजीशन में है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो टफ टाइम दे और शिकस्त दे पाए? देखिए इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस आपकी शुरू के 5 मैचेस में देखे थे लगातार वो जीते, लेकिन उसके बाद 4 मैचेस मुसलसल वो हारे। एक मैच जीत कर जो है वो उनमें उन्होंने अच्छी जो है वो बैटिंग की, जिसकी वजह से वो फाइनल 4 में आए, और फिर वहां उन्होंने अपने रन रेट को भी बेहतर किया, वरना कराची नंबर 2 पे स्टैंड कर रहा था। तो मेरे ख्याल में मुकाबला अच्छा होगा। इस्लामाबाद के पास भी जो है बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा अगर एज हासिल होगा तो वो लाहौर को होगा, कि इनके पास पेस टैक बड़ा अच्छा है। फिर इनके जो ऊपर के प्लेयर जैसे मैंने नाम लिया तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो लाहौर को ज्यादा एज हासिल है, और होम ग्राउंड का भी एडवांटेज इस वजह से होगा कि शायकीन क्रिकेट उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप इस वक्त समझते हैं कि फाइनल में आप कौन सी टीम जो है वो आने जा रही है? किसका पलड़ा ज़्यादा भारी आप महसूस कर रहे हैं? मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि कोयटा और लाहौर जो है फाइनल के लिए।
बिल्कुल सही है। अच्छा बदीज़ जमाल, अगर बात की जाए इन दोनों टीम्स की प्लेयर्स की, तो एक में शाहीन है, दूसरे में शादाब है। दोनों के सुसर लेजेंडरी क्रिकेटर्स रहे हैं, शाहिद आफरीदी हो या फिर शकलैन मुश्ताक हो। तो आपको लगता है कि ये दोनों प्लेयर्स अपने सुसर साहिबान से भी कोई टिप्स लेंगे आज जीतने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए? देखिए, शादाब खान की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इसमें थोड़ी सी बेहतर मुझे नजर आई है। हालांकि शादाब खान पीछे 2-2.5 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। पाकिस्तान टीम में भी आते हैं तो वहाँ उनसे उनकी बॉलिंग नहीं हो रही होती, उनसे बैटिंग की तवक्को की जाती है, बैटिंग की नहीं होती। लेकिन मुझे हैरत होती है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक खिलाड़ी को बार बार मौके देकर उसको चांस देता है, अभी उनको नायब कप्तान भी बना दिया T20, तो ये चीजें सही नहीं है। देखिए, आप उस खिलाड़ी को चांस दें, डिजर्व करता है, और आप अगर एक इस तरीके से करेंगे कि उनको जो है वो नायब कप्तान की सीट दे देंगे, तो ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। और जहां तक शाहीन शाह अफरीदी की बात है, देखिए शाहीन शाह अफरीदी के क्रेडिट तो बड़े मैच हैं, उन्होंने बड़े मैच आपको जिताए हुए, ऐसे ही अपनी है। बॉलिंग से भी जिताए हुए। उनकी मेरे ख्याल में एज अ कप्तान अगर आप देखें तो इस पूरे पीएसएल में पहले जो रिजवान अच्छी कप्तानी कर रहे थे, लेकिन इस पूरे पीएसएल में या पिछले सीजन को देख लें, 2-3 सीजन से जिस तरीके से शाहीन जो है वो क़यादत कर रहा है, बड़ी अच्छी जो है वो कप्तानी भी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में शाहीन बेहतर है शादाब से। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा मुमकिनात पे बात कर रहे हैं। अगर लाहौर जीतती है तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ वो कैसा परफॉर्म करेगी फाइनल के अंदर, और अगर इस्लामाबाद जीतती है तो फिर फाइनल कैसा होगा? ज़रा दोनों की अगर प्रेडिक्शन आपसे जानना चाहें। देखिए, कोयटा की टीम जो है नो डाउट उसमें बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। वो कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन एक मैच खराब आपको जो है वो इवेंट से बाहर कर देता है। तो मेरे ख्याल में अगर उनके साथ वैसा ना हुआ, जिससे पिछले मतलब आपको याद होगा कि इस्लामाबाद 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि 9 मैच मुसलसल जीती, फिर एक मैच हारने के बाद वो जो वही हुआ कि वो जब वो क्वालिफाई खेल रहे थे तो वहां से वो बाहर हुए, उसके बाद दूसरा मैच भी नहीं जीत सके। तो यहाँ अगर कोयटा को अपनी परफॉर्मेंस को जो है कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उनका प्लेयर बहुत अच्छे हैं। देखिए, साउथ शकील तो T20 का प्लेयर नहीं है, लेकिन उसकी कप्तानी के तौर पर उसको आपने लिया हुआ तो वो सही है। उनके पास रेले रेसू है, उसके बाद ख्वाजा नाफे है, ये इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ ऊपर से अच्छी है, फिर उनके पास बॉलिंग का ऑप्शन बड़ा अच्छा है। और यहाँ लाहौर को एक जो एडवांटेज अगर जीत जाती है तो फाइनल में, तो उनको जो है वो बांग्लादेशी जो स्पिनर है उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर दिया है, कर लिया है, तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी बॉल गूगली भी होती है, उसकी बॉल लेग स्पिन भी होती है, तो बड़ा अच्छा जो है उनका मैच होगा फाइनल अगर आप देखें। बिल्कुल सही है। सही। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा, और हमारी सपोर्ट, बहुत सारी दुआएं हैं तमाम टीमों के साथ, लेकिन वो लाहौर कलंदर के साथ धड़कता है, इसलिए बहुत सारी उम्मीदें और दुआएं जो हैं वो लाहौर कलंदर के साथ हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। आप भी बड़े परेशान होते हैं कि लोग किस तरह नए नए रिकॉर्ड कायम करते हैं, और फिर मैं पूछूंगी आपसे भी कि आप ये रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि कोशिश तो हम करते हैं ना, लेकिन हम कोई ऐसा ऊट पटांग रिकॉर्ड बनाने की मुझे बिल्कुल कोई ख्वाहिश नहीं है कि मतलब जुबान को लंबा करना, नाक के साथ टच करना या उल्टे लटक जाना, ऐसा कोई तामीरी काम करना जिससे कुछ सीखने को मिले, को मोटिवेशन मिले। लेकिन ये रिकॉर्ड आपको पता है क्या है? हाथों की मदद से, बगैर किसी बर्तन आला के, आपने हाथों की मदद से एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी ट्रांसफर करना है। अच्छा। और बहुत ही कम वक्त में। ये आप देख रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी क्रिएटिविटी कर दी है। मतलब क्या फायदा क्या है इससे? क्या आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? आप गिनीज बुक के अंदर कौन से खूबसूरती चले जी, खबर तो है, देखें और एंजॉय करें। आपको पता है 4 लीटर के करीब शायद पानी था जिसको उन्होंने एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया। तो ये मतलब ये बहुत ही वेले लोग हैं जिनको दुनिया जान में कोई काम नहीं है, कम वक्त में जी पानी, ज्यादा से ज्यादा पानी को दूसरे कंटेनर में मुंतकिल करने का रिकॉर्ड। अच्छा, मेरे ख्याल में मुंतकिल तो कम नहीं हुआ होगा, बाकी तो सारा नीचे गिर रहा है। यहाँ के मसाइल हैं कुछ और, वहाँ पे हुकूमतें अपनी आवाम को ऑन करते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेले हैं, उनको भी खर्चा भेजती है, तो वो फारिग बैठ के मेरे ख्याल में वो यही करते रहते हैं कि जी हम क्या नए रिकॉर्ड बनाए, चले हमारी मशहूरी हो जाए, कोई हौसला अफजाई हो जाए। अच्छा, वैसे ये छोटे बच्चे जो है ना वो इस तरह के काम करते हैं कि एक से दूसरे में, फिर दूसरे तो इनका भी वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है, दिल तो ये बुढ़ापे के करीब है तकरीबन, लेकिन इनका दिल जो है वो अभी तक बच्चा है, इसलिए बच्चे वाली गेम उन्होंने खेली है। लेकिन मजे की बात ये है कि ना सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, वो एक्नॉलेज हुआ है, और आज हम कितने हजारों मील दूर बैठ के उसकी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल जी। और ये अमेरिका की रियासत आयोडा, इनका ताल्लुक है, इनका डेविड रश इनका नाम है, और इन्होंने पानी को कम वक्त में एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जिस तरह से मुंतकिल किया है, यकीनी तौर पर जी काबिल तहसीन है। सिर्फ 30 सेकंड में जी 1.3 से 4.9
तक गैलन तकरीबन इन्होंने पानी था और अपने हाथों की मदद से मुंतकिल किया, जो कि इससे कबल एक कायम करदा रिकॉर्ड से ज़्यादा है। वो भी इन्हीं का रिकॉर्ड था जिसको इन्होंने तोड़ दिया है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ चलें जी, दिया है। उम्मीद करते हैं आप इससे ज़्यादा पानी को मुंतकिल करें कम से कम वक्त में, और हमारी इसी तरह की दाद आप हासिल करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये इशू से बात होगी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। Stay with us. नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए गज़ा के ऊपर इजरायली मज़ालिम की। आलमी दबाव बिलाखिर कहा जा रहा है कि काम कर गया है। इजरायली वज़ीर आज़म गज़ा में आर्जी जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं, लेकिन देखना यह है कि ये जंगबंदी कितनी देर पा है, क्योंकि इससे पहले भी वादा खिलाफियाँ नेतन्याहू की तरफ से बारहा की जा चुकी हैं। और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से कि गज़ा की पट्टी में खुराक की तकसीम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर मनसूबा तैयार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 10 जो हैं उन ट्रकों के ऊपर हमास ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अब इमदादी सामान की तकसीम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर की जाएगी। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, पहले सवाल तो यही है कि आलमी दबाव के ऊपर जंग बंदी हुई तो है, लेकिन ये कितनी देर पाओगी, कब तक ये जंग बंदी रहेगी, और क्या हमें नेतन्याहू के किसी भी बयान के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए? इससे पहले भी वो बार बार जंग बंदी और मुआहिदों पर साइन करते रहे या मुआहिदे होते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम मुआहिदों को तोड़ते हुए जंग जो है वो जारी रखे हुए हैं, मुजालिम जारी रखे हुए हैं। और जो इमदादी सामान है क्या पहुंच पाया है अब तक आवाम तक? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो कतर में सालसी हो रही है, उसी के हवाले से ये बात की गई है कि ये जंग बंदी दोबारा गजा में जंग बंदी पर हमास और इसराइल दोनों ने इत्तेफाक किया है। और वहाँ की जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात का सोर्स वो हैं जिन्होंने कहा है कि ये बात हो चुकी है, तय हो गई है, और ये फौरी तौर पे दोनों पार्टीज इस पे एग्री कर गई हैं। ये बात ठीक है कि जनवरी में भी जंग बंदी का मुआहदा हुआ, फिर उसकी वायलेशन हुई, उसके इसराइल ने बहुत बर्बरियत का मुजाहरा किया। अब इस वक्त जो फ़र्क है, मेरा ख्याल है, जो बज़ाहिर लगता है कि इस जंग बंदी में कुछ पायदार होगी, चूँकि अंदरूनी और बैरूनी दबाव बहुत है इसराइल के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सोर्सेज कहते हैं सबसे अहम रोल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है, जिन्होंने अभी रिसेंटली खलीजी ममालिक का दौरा किया। और उनको देखिए ना, कतर जहाँ पे सालिसी हो रही है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। $400 मिलियन का एक लग्जरी प्लेन दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट को। बाकियों ने भी ट्रिलियन और बिलियंस में इन्वेस्टमेंट की। तो जाहिर है उन्होंने इसके ऊपर भी मजबूर किया, क्योंकि ये सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, पूरा रीजन इसकी लपेट में आता है। एग्जैक्टली। तो ये सबसे पहले तो उन्होंने अपने हवारियों को भी, जिसमें बरतानिया और EU ने भी फौरी तौर पे दबाव डालना शुरू कर दिया इसराइल के ऊपर। और इसराइल के अंदर भी 70% जो लोग हैं वो इस जो जंग है इसके मुखालिफ थे, और जो अब बर्बरियत जारी रखी थी इसके मुखालिफ थे। लेकिन नेतन्याहू की जो हालांकि इंतहापसंद सोच है डॉक्टर साहब, वो आड़े आ रही है इन तमाम कोशिशों के जो कि जंग के खात्मे के लिए की जा रही हैं। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला था, गुज़िश्ता रोज़ भी हम यही बात कर रहे थे कि 48 घंटे बड़े अहम हैं। 14,000 से ज़ायद बच्चे और दीगर जो ख़वातीन हैं, बीमार हैं, उन तक अगर ये इमदाद अद्वियात ना पहुँची तो उनकी जानें जा सकती हैं। कहा जा रहा है ये इजराइल की तरफ से कि जी 100 इमदादी ट्रक गजा आए थे, जिसमें से 10 पर हमास ने कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा इसे मुस्तरद कर रहा है। वो कह रहा है कि अब तक ज़रूरतमंद अफराद तक इमदाद नहीं पहुंची। तो ये इमदाद पहुंचने के लिए क्या कोशिशें होंगी और क्या उन तक पहुंच पाएगी? ये कारगर साहब को लगता है कि हो पाएगा? जी मेरा ख्याल है कि पहला हदफ इस वक्त यही होगा जंग बंदी के फ़ौरन बाद, क्योंकि ये एक शदीद ह्यूमैनिटेरियन इशू बन गया था। तो सबसे पहले तो हदफ यही है कि उनको इमदाद पहुंच जाए। और मेरा ख्याल है कि तमाम जो है UN से लेके बाकी इदारे इसी पे फोकस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ा उनको और जो अद्वियात हैं, बाकी चीज़ें उनको पहुंच जाएंगी। और ये आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ के उसने रोक लिया और उसने रोक लिया,
इससे इनको पीछे हटना पड़ेगा। ये लेकिन सब कब चीजें तक, वहां तक क्योंकि पहुंचनी होंगी ये तो तो बालमी दुनिया की जो रिपोर्ट है वो है कि अब तक 48 घंटे, जो 40 से 48 घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर नहीं पहुंचती तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, खुले आसमान के तले ट्रक खड़े हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सपायर हो जाएंगी या तो ख़राब हो जाएंगी, और अगर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं अभी तक तो फिर कब पहुँचेंगी। और जिस तरह से नेतन्याहू खुद भी कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर वो इसकी तकसीम जो है वो उसको यकीनी बनाएंगे, तो भाई इसके इकदाम कब होंगे अगर अभी तक नहीं पहुंची? क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है कि इमदाद अभी तक पहुंची ही नहीं है। तो अगर 48 घंटे तो होने वाले हैं, अगर अभी तक इमदाद नहीं पहुंची तो फिर कब तक पहुंच जाएगी? यूं लगता है जैसे आपस में बहुत इंटेंस निगोशिएशन इसके ऊपर जारी है, और मेरा ख्याल अगले 2 से 5 घंटों में ये डिसीजन हो जाएगा कि कैसे इमदाद वहां पहुंचेगी। मैं नहीं समझता कि कोई अब इमदाद को वहां पहुंचने से रोक सकता है। इस जंग बंदी का मकसद ही मेन ये था कि वहां पे ये जो कैटास्ट्रॉफी है इससे बचा जाए, और जो ह्यूमैनिटेरियन इतना शदीद इशू बना है, तो अगर वो नहीं है तो फिर जंग बंदी का जवाब क्या है? आप बॉम्बिंग से मार लें या स्टारवेशन से मार लें, ये भी तो एक पॉलिसी थी ना कि उनको भूख से मार दिया जाए। तो उसको ओवरकम करना तो बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि आइंदा चंद घंटों में ये मुमकिन हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, ये जो अभी मुआहिदा हुआ है सीज़ फायर का, बुनियादी शराइत क्या है? एक तो गैर मुसल्लह किया जाना है पूरे गज़ा को, इसके साथ साथ आपके ख्याल में कौन सी शराइत हैं और काबिल अमल भी हैं वो? देखिए, अभी जो उनकी तरफ से है कि एक तो गजा में जो लोग हैं वो वापस आए, जो यरगमाली हैं इसराइली अब पहले कम रह गए हैं, कोई 60 के करीब रह गए हैं, उनको भी फेसेस में वापस कर दिया जाए, और जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनके पास, इसराइल के पास, उनको भी रिहा किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये 3 चीज़ें जो हैं अगर इसके ऊपर ग्रेजुअली अमल हो जाए तो ये एक पायदार सीज़ फायर चल सकता है। लेकिन अगर देखा जाए डॉक्टर साहब तो पिछली दफ़ा भी जो जनवरी के अंदर आप जिस मुआहदे की बात कर रहे हैं वो भी 3 फेजेस पर मुश्तमिल था, और उसका पहला फेज़ मुकम्मल होने के बाद ही वायलेशन हो गई थी और उसके बाद दोबारा से वही बर्बरियत शुरू हो गई थी। इस बार आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है, इस बार इन्वेस्टमेंट बहुत है, इसलिए आप समझते हैं कि ये सूदमंद साबित होगा और इस बार जंगबंदी भी होगी और तमाम जो मुआहिदा और जो इसके अंदर शर्तें रखी गई हैं या वो पूरी हो जाएंगी? आपको ऐसा लगता है? सदर ट्रंप कारोबारी आदमी है और वो डील करने आए थे इस खिते में, और उन्होंने डील की। उनके नज़दीक कामयाबी होती है कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाए, पैसे मिल जाए, उसके नतीजे में जाहिर है कि उन्होंने भी गारंटीज दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात ठीक है तो ये पायदार हो सकता है। लेकिन जब वो दौरे पर ही थे तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने की बात भी की। उन्होंने बरमिला ये भी कहा कि उन्हें खुशी महसूस होगी अगर तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं, यूएई या सऊदी अरब, ये तस्लीम कर लेते हैं अब्राहम अकॉर्ड को। तो कहीं पर भी हमें मुस्लिम ममालिक की तरफ से, इन तीनों मुल्कों की तरफ से ये बयान सामने नहीं आया कि फ़लस्तीन को भी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए और फ़लस्तीनियों के ऊपर से जो मज़ालिम, जो बर्बरियत है वो उठा ली जाए। जी नहीं, सिर्फ इस हद तक था कि जंग बंदी फिलहाल की जाए। अब्राहम अकॉर्ड का तो यूएई पहले ही मान चुका हुआ है और ममालिक भी मान चुके हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल है कि जंग बंदी जो यहाँ पे जुल्म बर्बरियत हो रही थी उसको रोकने के लिए पहला इकदाम जो किया गया है। बाकी बातें बात की हैं, उस पर नेगोशिएशन मुज़ाकरात होते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये अहम रोल रहा है, और उन्होंने अपने जो साथी और हवारी हैं, जो उनके ईयू में या बरतानिया, उनसे आप देखेंगे एकदम सारों ने मिलकर दबाव डाला है, अपने मुज़ाकरात रोक दिए कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो ये एकदम तो नहीं खुद ब खुद हो जाता ना। वहाँ पे तो जो मुजाहरे हैं बर्लिन में, लंदन में बड़ी देर से हो रहे हैं, लेकिन अब ये सब ने किया तो उसके पीछे मुहर्रकात होते हैं, और वो मुहर्रक सबसे बड़ा यही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर नवीद इलाही साहब मौजूद थे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो अमात किए जा रहे हैं जो सीज़ फायर की बात हो रही है उस पर अमल दरामद हो। और सबसे ज़रूरी इकदाम यह है कि जो आप लाइनों में सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स देख रहे हैं, ये वो इमदाद है जो मुख्तलिफ ममालिक से, दुनिया भर से यहाँ पर पहुँची है, जिसे अंदर जाने की इजाज़त नेतन्याहू की तरफ से नहीं दी जा रही थी। अब ग्रेजुअली तवक्को की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है कि दुनिया भर के दबाव के बाद इसको मुमकिन बनाया जाए और ये इमदाद उन तमाम फ़लस्तीनी बहन भाइयों तक
पहुंचे जो कि बिलख रहे हैं, जो तरस रहे हैं खाने पीने के लिए, अशिया ज़रूरिया के लिए और अद्वियात के लिए। जो अगर गोलाबारी से बच गए हैं तो अपने ज़ख्मों की ताब नहीं ला पा रहा है, और अगर ज़ख्मों की ताब से भी बच जाते हैं तो फिर वो अपनी भूख से नहीं बच पा रहे, तो उन तक इमदाद का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जी। आपको बताते हैं कि अगरचे बात नाकाबिले यकीन लगती है लेकिन ये सच है, और बात ये है जनाब कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा जानदार भी मौजूद है जो सर के बगैर भी एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। अच्छा जी। अंदाजा लगाइए। और वो आपका और बहुत सी खवातीन का फेवरेट भी आपको पता है, जिसको देख के उनकी चीखें निकल जाती हैं। अच्छा, मेरा तो बिल्कुल फेवरेट नहीं है। और जनाब ये जानदार है कॉकरोच जी। कॉकरोच अपने सर के बगैर जब आप उसे मारते हैं और उसका सर अगर उसकी बॉडी से अलग हो गया है तो वो फिर भी काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि जो उसका बॉडी का निज़ाम है अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसका खून का दबाव जो है वो सर के थ्रू अगर नहीं पहुंच रहा बॉडी तक तो वो फिर भी उसकी बॉडी के अंदर जो धड़कता हुआ दिल है वो उस तक सप्लाई मुमकिन बनाता है। और अगर वो सांस नहीं ले पाता तो भी उसको उसकी बॉडी के अंदर सुराख मौजूद होते हैं जिससे उसे ऑक्सीजन पहुंच पाती है। उसको नाक और मुंह की जरूरत नहीं होती है सांस लेने। आपने लगता है काफी डिटेल में रिसर्च किया है कॉकरोच पे। हाँ, कॉकरोच मुझे इंटरेस्ट बहुत तो पाया बुरे जाता है, मुझे लग रहा है ये बात गलत नहीं है। कॉकरोच मुझे बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन बहरहाल अपने घर के अंदर सफाई का एहतमाम कीजिए। यूँ ना हो कि आप ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कॉकरोच पालना शुरू कर दें। ये और बात है कि चाइनीज़ जो है वो इनको ना सिर्फ पालते हैं बल्कि बहुत शौक से खाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में खाते हैं। कोई फ्राई करके खाता है, कोई तो बहुत क्रंची होता होगा मसाले लगा के। तो बहरहाल ये ट्राई ना कर लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल हलाल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कॉकरोच खाने का ट्राई नहीं करूंगी। लेकिन मैं वैसे उसका सर अलग करने के बावजूद ये एक सर्वाइव कर लेता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है जिसकी हम तारीफ ही कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने उसको बनाया इस तरह से है कि उसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जिससे वो ऑक्सीजन अपने फेफड़ों को दे सकता है, अपनी बॉडी को सांस के लिए काबिल बना सकता है। तो जनाब ये था कॉकरोच। हमारे प्रोग्राम में भी बहुत सारे दीगर अहम इशूज़ हैं जो कि बाकी हैं, लेकिन उनको शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात करते हैं एआई की। आने वाले दौर में अपने बच्चों को मस्नूई ज़हानत सिखाना क्यों ज़रूरी हो चुका है, क्यों उसे टेक्नोलॉजी से लैस करना है, क्योंकि आज के दौर में मस्नूई ज़हानत ने हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। और ख़ास तौर पर बैंकिंग हो गए, मालियाती शोबे हो गए। गुज़श्ता चंद सालों में बैंकिंग सिस्टम में एआई के इस्तेमाल ने न सिर्फ कारोबारी अमल को तेज़ किया बल्कि मालियाती जो जुराइम थे जुनेद उनमें बड़ी रोकथाम हुई। बिल्कुल, और जुराइम में रोकथाम भी हुई है। वैसे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस्तेमाल हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी सोच क्या है, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये एक वसी शोबा है। रिमशा खुरम हमारे साथ मौजूद हैं, एआई एक्सपर्ट, उनसे जानते हैं। क्योंकि रिमशा आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। टाइमिंग ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे शुरू होने लगे हैं बच्चों की समर वेकेशंस, और उसमें पेरेंट्स के लिए बड़ा टास्क ये होता है कि बच्चों को कहाँ बिजी रखा जाए। तो आजकल क्योंकि एआई का दौर है तो क्यों ना हम आपसे जानना चाहें कि एआई के अंदर कौन कौन से मौके हैं, क्या कुछ अपने बच्चों को हम सिखा सकते हैं इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ करते हुए, जिस पे वो अपने फ्यूचर को भी महफूज बना सकें और इसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी सीख पाएँ। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। बिल्कुल, एक एआई का दौर चल रहा है, एक वेव आई भी है और बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि दुनिया के साथ आगे चलने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि सब एआई को अडॉप्ट करें, जिस भी तरीके से करें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं तो हम बच्चों को किस तरीके से एआई इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। इतने सारे एआई के टूल्स आ गए हैं इन द मार्केट, काफ़ी सारे फ्रीली अवेलेबल भी हैं, जैसे वीडियो मेकिंग हो गई, एआई इमेज जनरेशन हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई। बहुत सारे टूल्स हैं, वेबसाइट हैं जो अब इजीली अवेलेबल हैं। तो बच्चों को इनसे फेमिलियराइज करें, इनको यूज़ करना सिखाएं। किस एज से बच्चों को ये सिखाना शुरू करें रिमशा, क्योंकि बच्चे छोटे भी हैं जो अभी स्कूल गोइंग हैं, कुछ बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, कुछ टीन एजर्स हैं बीच में जो कि 9th 10th ओ लेवल ए लेवल के बच्चे हैं। तो किस एज से बच्चों को एआई से इंट्रोड्यूस करवाया जाए या उन्हें इस चीज़ की तरफ लाया जाए, क्योंकि बच्चे उसका मिसयूज़ ना शुरू कर दें या बच्चे कोई और लाइन ना पकड़ लें। ये भी तो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये तो बहुत वसी है एआई। तो किस तरह से किस एज के बच्चे को एक्सेस देना सही रहेगा? रियलिस्टिकली तो जिस एज में आजकल के ज़माने में बच्चों के पास फ़ोन्स और इंटरनेट एक्सेस तो बहुत जल्दी एज पे होता है। असूलन तो पेरेंटल सुपरविजन एक सर्टेन एज तक, बट अगर आपने बच्चों को फ़ोन दिया हुआ है, इंटरनेट का एक्सेस दिया हुआ है, फिर आई डोंट रियली थिंक इट मैटर्स
बहुत ज़्यादा कि वो डिफरेंट एआई टूल्स को ट्राई आउट करें। उसमें ये है कि पेरेंट्स अपनी सुपरविजन बरकरार रखें, देखिए उसको मिसयूज ना करें। और जिस तरीके से एआई से जनरेट करके आजकल वो डीप फेक और ये चीज़ें चल रही कि जी फेक वीडियोस बना के इंटरनेट पे लगा रहे हैं, र्यूमर्स फैला रहे हैं, तो इस तरह का मिसयूज ना करें। उसमें ठीक है। पेरेंट्स का भी रोल है कि को एजुकेट करें अच्छा और थोड़ी सी उन पे बिल्कुल सही है। उनको काम सीखने से ना रोकें। अच्छा रमशा, जिस तरह हमने फ्रीलांसर्स के मैदान में बहुत ज़्यादा बेहतरी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये जितने भी आप बता रहे हैं कोर्सेज, क्या ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं? किन प्लेटफॉर्म से सीखे जा सकते हैं? क्या आपको कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा? अगर आप इस तौर पे भी बच्चों की और यंगस्टर्स की, यूथ की रहनुमाई कर सकें। अच्छा जी, फ्रीलांसर्स अगर अगेन डिपेंड करता है, अगर तो वो कोई ऐसा स्किल करें जो एआई ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको रिजल्ट जनरेट करके दे सकता है, तो फिर तो उनके स्किल्स जो हैं वो रिप्लेसेबल हैं। बट इफ़ देर यूजिंग एआई टू इनहेंस जो उनका करंट स्किल सेट है, फॉर एग्जांपल एक कंटेंट राइटर है, उसने दिन के 10 आर्टिकल्स लिखने होते हैं, वो एआई कोई भी एआई टूल यूज करते हैं, काफी सारे फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको इस तरीके से कोर्सेज नहीं करने पड़ते। इसी तरह है जैसे कोई ऐप या वेबसाइट आप यूज कर रहे होते हैं, एक दो दफा यूज करते हैं, आप आ जाती, अब थोड़े प्रीमियम वर्जन यूज करने होते हैं तो उसमें पेड वर्जन आ जाते हैं। बिल्कुल बट ठीक। बात ये कि इफ दे स्टार्ट यूजिंग एआई टूल्स अपने करंट स्किल सेट को एनहांस करने के लिए, कि रिसर्च एआई से करा, आर्टिकल बिल्कुल खुद ठीक है। लिख लिया, अच्छा रमशा, तो आप खुद भी एक फर्म रन कर रही हैं, और यकीनी तौर पर जहाँ पर इसके बहुत सारे पॉजिटिव यूज़ है, वहीं पर इसका नेगेटिव यूज़ भी हो रहा है। हम देखते हैं कि आई से, जिस तरह से आपने भी कहा कि रूमर्स फैलाने के लिए फेक वीडियोस बनाई जाती हैं, इस तरह का मवाद फैलाया जा सकता है, लोगों की पिक्चर्स आई से जनरेट करके फैलाई जाती हैं, जो कि किसी की साख को, उसकी रिस्पेक्ट को डैमेज करने के लिए बहुत बड़ा काम है जो कि किया जा रहा है, और बड़े पैमाने पर भी हो रहा है। तो आप समझती हैं कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इस्तेमाल जो है उसको किस तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है? और आप अपनी फर्म में भी, क्योंकि आप भी इसी हवाले से काम कर रही हैं, तो आपको लगता है कि मैन पावर भी कुछ कम हुई है, लोगों की जॉब खत्म हो गई हैं, ये भी तो एक नेगेटिव पहलू है इसका। कुछ लोगों को अगर इसका फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है कि आपको मैन पावर कम रखनी पड़ रही है, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी तो चली गई, उनको तो इसका नुकसान भी हुआ होगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। आपकी नौकरी तब जाती जब आप कोई ऐसा काम करे हो जो मशीन आराम से आपको करके दे सकती है, राइट? ठीक तो है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्किल्स एनहांस करो। फॉर एग्जांपल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक ऑनलाइन एआई पावर्ड करियर एडवाइजरी सर्विस, एक हमारा प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है, जिससे स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, आते हैं, एक एआई ड्रिवन चैटबॉट से बात करते हैं, वो उनको हेल्प करता है, उनको गाइड करता है कि कौन सी करियर फील्ड्स उनके लिए अच्छी हैं। अब ये एक पॉजिटिव यूज है। अच्छा, अब यही चीज, एंड दिस इज अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पाकिस्तान से इतने सारे स्टूडेंट्स यूज करें, दूसरी कंट्री से इसको यूज करें। बिल्कुल अब ठीक है। इसका फायदा ये है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी है, स्टूडेंट जहाँ से चाहें, जिनके पास एक्सेस नहीं है, किसी विलेज में हैं, उनके पास गाइडेंस नहीं है, उनके पास करियर काउंसलर्स नहीं है, तो उनको किसी हद तक करियर एडवाइजरी मिल जाती है। अच्छा, फिर आप बात करें कि जी जो एक सुनने में आता है कभी कभी कि जी करियर एडवाइजर्स का इससे जो है वो रोल बैक एंड पे चला जाएगा और करियर एडवाइजर्स की जॉब चली जाएगी। सो जो करियर एडवाइजर्स प्रोग्रेसिव हैं, जो हु वांट टू गाइड देयर स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे, और जिन यूनिवर्सिटी स्कूल्स काफ़ी सारों के साथ हम काम करें, वो एक्चुअली इस टूल को यूज़ करें एज ए डायग्नोस्टिक टूल, और इसके रिजल्ट्स देख के फिर स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से गाइड करें। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि अब ये करियर एडवाइजरी सर्विस आ गई है, तो मेरी जॉब ना चली जाए, वर्सेस की एक सर्विस आ गई, मैं और चीज़ों पे टाइम लगा के और बेहतर तरीकों से आई वुड बी एबल टू गाइड स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरे पास एक टेक्नोलॉजी बैक्ड एविडेंस आ गया टू गाइड स्टूडेंट्स। सो डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव की बात है कि किस तरीके से इसको देखते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, देखिए कोई भी नई चीज़ आती है तो उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जब टेलीफोन भी नहीं आया इस जमाने में, तो कहा जाता था पता नहीं ये पोजेस्ड है, कोई इविल स्पिरिट है। आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखिए दुनिया में हर बंदा फ़ोन यूज़ करे। सो बिल्कुल एजुकेशन ठीक। इम्पॉर्टेंट है, उसकी गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, नेशनल एआई काउंसिल बनाई है। आई थिंक स्कूल्स और कॉलेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अब तकरीबन हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है, आईसीटी लैब होती, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को फेमिलियराइज करें, बिल्कुल थोड़े ठीक। से सेमिनार
एजुकेट करें। टीचर भी बहुत जरूरी है कि उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको समझाया जाए गवर्नमेंट लेवल पर भी, और फिर एजुकेशन जो हमारे तमाम इदारे हैं एजुकेशन के, उनके लिए भी है कि वो भी अपने बच्चों को इससे रोशनास करवाएं। और यकीनी तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं, इसके सेमिनार्स होने चाहिए, एग्जीबिशंस होनी चाहिए, ताकि बच्चों को नॉलेज दिया जा सके। साज़ा की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये बात भी ठीक है कि जिन्होंने बताना है बच्चों को, वो खुद भी ट्रेन हो ताकि बेहतर से बच्चों को रोशनास करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया। रमशा खुरम हमारे साथ मौजूद थी। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, बहुत से अभी मज़ीद बात करना बाकी है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, वेलकम बैक, खुश आमदीद, सुबह खैर। और आगाज़ में इस घंटे के एक अहम जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि 2050 तक तहकीक के मुताबिक नाज़रीन 1 अरब से ज़्यादा अफराद हैं वो हड्डियों के अमराज में मुब्तला हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग फिगर है। बिल्कुल जी, हड्डियों पट्ठों के अमराज में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? हम खुद भी देखते हैं कि हमारी माएँ, बहनें, हमारी दादियाँ, नानियाँ या फिर जितने भी बुजुर्ग जो जेंट्स हैं वो भी इन अमराज से जूझ रहे हैं। और घुटनों के दर्द हो गए, पट्ठों के दर्द हो गए, मसल्स, हड्डियों के बुरबुरा हो जाना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम पता नहीं हमारे बड़े कितने सालों से गुजर रहे हैं। और फिर जो घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं वो कितने फ़ायदेमंद और कितने नुकसानदेह हैं, ये सब जानते हैं क्योंकि डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, हमारे साथ शो में आज मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम इधर ही आ जाते हैं क्योंकि हमारे बड़े जो हैं वो एक तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। यहाँ पर दर्द हो रही है, ये गोली खा लो, यहाँ पर दर्द हो रही है, ये फक्की खा लो। क्या ये ठीक रहेगा? जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाना या फिर मेडिकेशन खुद से ही, जो दूसरी डॉक्टरी मेडिसिन हैं उनको भी खुद से ही ले लेना, ये ठीक रहेगा? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, असल में ऐसा है कि हमारे जो अपने बोन पेन की बात की और 1 अरब लोगों की बात की, ये अभी भी बहुत सारे लोग हैं। अभी भी हमारे पास जो डाटा है वो मेरा ख्याल इनसफिशेंट है। आप अगर 100 बंदों को बिठा लें और उनमें से अगर 60 बंदे और 40 खवातीन हैं, उनमें से 50 बंदों को और 40 की 40 खवातीन को दर्दें होंगी कहीं ना कहीं। एवरीवेयर, एवरीबडी हैज़ सम पेन। अब हो क्या रहा है, आज से 10 साल 20 साल पहले चले जाएं, जब हमारे बुजुर्ग थे उनको इतनी दर्दें नहीं थी। आजकल हमारे पास 20, 22, 24 साल की लड़कियां और इसी एज के बंदे आते हैं जिनको दर्दें ख़त्म नहीं होती। एंड दे आर होल बॉडी पेन्स, एक जोड़ की दर्द नहीं है, सारे जिस्म की दर्दें। बिल्कुल। अब हो क्या रहा है? अब मैं सबसे 2 सवाल पूछता हूँ कि आप सिर्फ जवाब देते हैं मेरे और आप दोनों समेत कि किसी के खाने और सोने का कोई टाइम है? कोई फिक्स टाइम है? किसी की रेगुलर, लफ्ज़ रेगुलर है, रेगुलर एक्सरसाइज है, तो 90% ऑफ देम दे से नहीं। और जब हमारे मसल्स को आदत ही नहीं है कोई एक्सर्शन करने की, पसीना निकालने की, जॉइंट्स को मूव करने की, तो फिर यही होगा। बिल्कुल। फिर हमारा जो फूड आजकल हम ले रहे हैं, आज से 25 साल पहले आप मुझे बताएं, 30 साल पहले हम लोग जब सारे छोटे थे तो बच्चे थे, इस किस्म के खाने हम कब देसी खाना था। अब तो आर्टिफिशियल देसी खाना था, माएँ हाथ से बना के देसी चीज़ें खिलाती थी। आज का तो हर चीज़ प्रोसेस्ड है। बिल्कुल। और प्रोसेस्ड फूड इज़ द बहुत बड़ा कॉज है इसका। बाकी हमारी सुस्ती, हमारी अपनी नाअहली समझने कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जब हम खुद नहीं करते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस और सम अदर रीजन, बच्चों को भी नहीं भेजते। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फिर इसीलिए सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, ये आपने एक तो फूड का कहा कि हमारी फूड अब वो वाली नहीं है जो पहले थी। हमारे बड़ों के टाइम पे वो देसी फूड थी और उस वक्त केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं था, प्रोसेस्ड फूड नहीं थी। दूसरा हेल्थी लाइफस्टाइल जिसकी आप बात करें, हमारी ख़वातीन घर के सारे काम खुद करती थी। अब हम इतने लग्जरियस लाइफ के आदी हो गए हैं कि एक मिडिल से लोअर तबका जो है वो भी घर में मेड रखता है, सारे काम हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम खुद कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। और फिर हम कुर्सी पे बैठ के या सिर्फ लेटे रहने को हम कहते हैं कि जी हम तो बस थक गए और हमारी बॉडी जो है उस तरह से हरकत नहीं कर रही है। अगर हम अपने सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक कर लें, एक्सरसाइज, वॉक या अपनी बॉडी को वर्कआउट की आदत डाल लें, और हम अपना खाना पीना ठीक नहीं कर सकते, हमारी मार्केट में वही सारी खादों वाली चीज़ें आती हैं, वो तो हम किसी तौर बेहतर नहीं कर सकते। तो क्या सिर्फ एक्सरसाइज से हम ठीक रहेंगे? हमारी हड्डियाँ जो आने वाले दिनों में जो फिगर्स हम कोड कर रहे हैं कि अभी भी बहुत हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेंगे, क्या उससे बचा जा सकता है? ऑन ए लाइटर नोट, आपने मेड की बात की तो मैंने एक दफ़ा अपनी कुलीग से पूछा था कि तुम सारी ख़वातीन आपस में बैठ के क्या गिटपिट करती रहती हो? उन्होंने कहा जी हम सिर्फ एक बात करते हैं कि किसकी मेड है, किसकी मेड चली गई। हमें सिर्फ एक ही काम है, हम इसी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज इज़ द की टू एवरीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ वॉक कर लें, 25 मिनट 20 मिनट वॉक कर लें।
आपके बहुत सारे मसले, चाहे वो बोन पेन हो, चाहे वो दिल का मसला हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, या ओवरऑल इवन डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और बाकी आपने पहले बात की थी जी कि हम जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अच्छा सेल्फ मेडिकेशन की एक लिमिट होनी चाहिए। हम कर सकते हैं, अगर किसी को सर में दर्द है तो सिर्फ एक छोटे से सर के दर्द के लिए डॉक्टर के पास बेशक ना जाएं आप, लेकिन अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरी सर की दर्द बढ़ रही है या जिसमें में दर्द बढ़ रही है और मैं दवाइयों मेरी रोज़ पहले 1 गोली खानी पड़ती थी, अब 2 हो गई हैं, पहले मुझे बुखार नहीं था, बुखार हो गया, पहले मेरा जोड़ हिलता था, अब नहीं हिल रहा, स्वेलिंग शुरू हो गई है, रंग लाल होना शुरू हो गया है या कुछ और मसला शुरू हो गया, देन दैट इज़ द टाइम जब आपको अपनी सेल्फ मेडिकेशन छोड़नी चाहिए और किसी प्रोफेशनल की ओपिनियन लेनी चाहिए, इससे पहले कि इट्स टू लेट। हमारे पास जो लोग आते हैं वो बाज़ वक़्त इतने लेट हो चुके होते हैं कि हम चाहने के बावजूद कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ ये था कि अगर टाइम पे आ जाएं तो हम बहुत कुछ उनका कर सकते हैं। तो एज के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तो बता रहे हैं और हम खुद भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि अब तो नौजवान भी इस तरह की शिकायतों का शिकार हो चुके हैं। ये जो जिस्म में दर्द होना ख़ास तौर पे ख़वातीन जो कि बहुत सी उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हुई रहती हैं, बच्चों को पालना, फिर प्रेगनेंसी के मामलात, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो बुज़ुर्गी से पहले ही जिस चीज़ें शुरू हो जाती हैं उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए? तो आपने एक्सरसाइज बताया, अच्छी खुराक का बताया, और क्या क्या इक़दाम हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि गलत पोस्चर पर बैठना, मुसलसल ऐसी अपने जिस्म को मुशक्क़त देना जिससे वक्त से पहले ये चीज़ें हो जाती हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं करने वाली? अच्छा, दूसरी मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं जो बाज़ औक़ात बहुत जिनका वेट बड़ा होता है, मैं इनसे कहता हूँ आपका वेट कैसे बढ़ गया? उन्होंने कहते हैं हम सिर्फ ये करते हैं कि हमारे जो बच्चे खाना छोड़ते हैं हम ये कहते हैं कि ये ज़ाया ना हो जाए तो हम उनको खाना शुरू करें, डबल खाना खा लेते हैं, क्योंकि आपके बच्चों का खाना तो बच गया, आपका क्या बनेगा? अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, आपकी डायबिटीज़ ज़्यादा होगी, वो कंट्रोलेबल ना रही, तो उससे क्या फ़र्क पड़े, क्या उस सारे बचत का फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा, मेन दूसरी चीज़ आपके सवाल का जवाब है कि आप ज़रूर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। सिर्फ एक की है एक्सरसाइज, कुछ कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो करते रहें और डाइट अपनी सिंपल रखें, सादी जितनी ग़िज़ा रहेगी। पानी का इस्तेमाल जो है की है, पानी का इस्तेमाल आप सबसे ज़्यादा करें, चलें फिरें ज़रूर, जितना आप चल फिर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं वो करें, और जो घर में चीज़ें बनी हुई हैं सबसे बड़ा काम यही है कि जो घर में पका हुआ है वो खाएँ। जो घर में पकेगा वो खालिस होगा, वो हेल्दी होगा, अब वो खाएं। बाहर के खाने एक कट ऑफ लगा दे भाई, ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं, ये जो फास्ट है, ये सारी चीज़ें घर में 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में रख लें। इसके अलावा जब मैं खुद घर में खाना खाऊंगा तो मुझे उम्मीद बड़ी है कि मेरे बच्चे भी घर में ही खाना खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जुनेद प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, तो प्रेगनेंसी में ख़वातीन के अंदर बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। हम आयरन की कमी महसूस करते हैं, कैल्शियम की कमी महसूस करते हैं, वाइटामिन की कमी महसूस करते हैं, विटामिन डी की कमी महसूस करते हैं, बहुत सारी कमियाँ हो जाती हैं क्योंकि माओं की खुराक, वही बात खुराक पे आ जाती है कि खुराक उतनी अच्छी नहीं रह गई हुई है जिससे आप सारी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर हासिल कर पाते हैं। गो के ख़वातीन मेडिसिन लेती हैं, साथ प्रोटीन विटामिन चल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद डेफिशिएंसी हो जाती है कि बेबी उनसे सारा कुछ निचोड़ लेता है। तो वो ख़वातीन जो नहीं एहतियात करती हैं वो कितनी जल्दी बुढ़ापे की तरफ और इन दर्दों की तरफ जाती हैं, और क्या ये कॉज भी हो सकती है जो प्रेगनेंसी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है वो बाद में आपके जोड़ों की दर्द की वजह बन जाए? ये बहुत बड़ी कॉज है। होता है कि ख़वातीन की जैसी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई तो उनकी वो जो एहतियातें भी सारी ख़त्म हो गई, फिर उनकी वेट भी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी फ़ौरन बाद अपने वेट को काबू करना बहुत ज़रूरी है और वो वेट बढ़ जाता है। अच्छा, जो डेफिशिएंसी बनती है ये काबू हो सकती है, अल्लाह ने हर चीज़ बनाई है। घर में जो अवेलेबल फ्रूट है, दूध हर घर में आता है, इसी तरह जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, सब्जियां आती हैं, ये लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, ये सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, सिर्फ यही लेते हैं तो आपकी सारी डेफिशिएंसी ठीक हो सकती है। बड़े महंगे महंगे विटामिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कि आप ये देखें कि मैंने कब खाना है, कितना खाना है और ख़ास तौर पे सोना। मैं जानना चाहती हूँ कि मर्दों की निस्बत ख़वातीन की रेशो ज़्यादा है इस दर्द के अंदर, मुख्तलिफ मसाइल के अंदर वो मसाइल से गुजर रही होती है। मेनोपॉज एक बड़ा मसला माना जाता है, कहते हैं मेनोपॉज जब होता है ख़वातीन के अंदर तो कैल्शियम बॉडी बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं या वो दर्दों का शिकार हो जाती हैं। क्या ये भी एक वजह है, मेजर वजह इसको तसव्वुर किया जा सकता है? जी बिल्कुल है। सिर्फ हम ये कहते हैं कि जो ख़वातीन मेनोपॉज की एज के इर्द गिर्द हैं उनको अगर अपना ध्यान थोड़ा सा कर लें तो ये जो सारी पेन है, बिकॉज मेनोपॉज में चेंजेस आती हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो बोन की एब्जॉर्प्शन बंद हो जाती है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बोन भुरभुरी हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, फ्रैक्चर का ख़तरा बढ़ जाएगा और जनरलाइज एक्स एंड पेन यानी जैसे पट्ठों और जो रेशों की दर्दें वो बढ़ जाती हैं, जोड़ों की दर्दें बढ़ जाती हैं।
बात फिर वही आ जाती है कि हम अगर अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ के लिए तैयार कर लें, तैयार कैसे कर लें, अपनी डाइट बेहतर कर लें, अपने पानी की मकदार बेहतर कर लें, दूध की क्वांटिटी बेहतर कर लें, जो चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं, मतलब आजकल किसी खातून को पीना खाना चाहिए तो आजकल हमारे पास सिट्रस अवेलेबल है, आप नींबू पानी पिएं, आप जो तरबूज अवेलेबल हैं, ये महंगे नहीं हैं, तरबूजे अवेलेबल, ये वो तमाम चीज़ें जोड़ों के लिए, आपके जिस्म की नशो नुमा के लिए, पट्ठों के लिए ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। इससे पेट भी भर जाएगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपकी फ़िटनेस भी बेहतर होगी और आप हेल्दी ऑर्गेनिक चीज़ें ले रहे होंगे। सो मेनोपॉज हर एक खातून को जिसकी एज अराउंड 40 के करीब है उसको आना है। अगर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें तो ये फिर कुछ भी नहीं कहता। लोग इस एज में तो सारे, अब यूरोप में चले जाएं, लोग इस एज में तो सारे फिट होकर अपने कामों पे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दो ऐसे दर्द हैं जो कि अमूमी तौर पे मर्दों को तो होते ही हैं, औरतों को भी होते हैं अमूमी तौर पे आफ्टर 50 हमने देखा है, घुटनों का दर्द, और एक बार शुरू हो जाए फिर वो जान मुश्किल से ही छोड़ता है। तो उसके लिए फिर क्या कोई ऐसा ऑयल है, हम देखते हैं मुख्तलिफ एड्स में ऑस्ट्रिच ऑयल है, या उसके लिए इंजेक्शन लगते हैं, या फिर समटाइम वो घुटना ही चेंज किया जाता है? सबसे ज़्यादा अफादियत किसकी होगी और दर्द शटी का? ये दोनों किस तरह से इसके ऊपर काबू पाया जाए अगर एक बार शुरू हो जाए? अच्छा, हम लोग जो पेन मैनेजमेंट वाले, मैं आपको एक मिसाल दूँ, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 50 लाख से ऐसे ज़्यादा लोग अभी भी मौजूद हैं, इससे भी ज़्यादा, जिन पे घुटनों के दर्द की दवाइयाँ तो काम नहीं कर रही और वो ऑपरेशन कराना नहीं चाहते। यानी वो दवाई खाते हैं, खौफ का एलिमेंट है, एनेस्थीसिया की इजाज़त नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते या कराना ही नहीं चाहते। अब इसी तरह कमर के दर्द के बेशुमार लोग हैं जो उस तमाम एज के लोग हैं, आपकी एज के, मेरी एज के बुज़ुर्ग भी, और हमारे से जो सारे जूनियर भी जो एक्सरसाइज करते हैं विदाउट एनी प्रेपरेशन, विदाउट वार्मिंग अप, उनको भी दर्द। अच्छा, अब ऐसे लोग जो सर्जरी नहीं कराना चाहती है वो करें क्या? मेन चीज़ ये है कि जो सेल्फ मेडिकेशन एक हद से ज़्यादा वो नहीं करनी है। बाकी हमने ऑयल्स कहे हैं, आपको महंगे ऑयल खरीदने की ज़रूरत नहीं, तो घर में जैतून का तेल हर एक के पास है, सरसों का तेल हर एक के पास, आप उसी से मसाज कर दें तो वो भी बहुत है। मेन चीज़ घुटनों की ये, उनको मूव करें, उनको चलाएं, उनका कुछ काम लें उनसे। अगर हम इनसे काम लेते रहेंगे तो ये उसी से ही बेहतर हो जाएंगे। जैसे वो 10,000 स्टेप्स वाला काम है, आप अगर यही कर लें, 10,000 भी ना करें, 5,000 स्टेप्स भी कर लें, हफ्ते में 5 दिन ही कर लें, तो कोई घुटनों की दर्द नहीं होगी, कोई वेट नहीं बढ़ेगा, कोई शुगर नहीं होगी और कोई ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। तो लेकिन हम चाहते हैं हम सब कि हम करें भी कुछ ना और फिट भी रहें, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं और आप कहते हैं कि आप बग़ैर सर्जरी के और मेडिसिन के भी आप ये ट्रीटमेंट देते हैं कि लोगों की पेन उससे ठीक हो जाती है। किसी भी स्टेज पर हो तो वो पेन ठीक हो जाएगी, या फिर इनिशियल स्टेज पर उन्हें स्टार्ट ही हुई है तो वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं? उस प्रोसेस के हवाले से भी हमें बताइएगा। अच्छा, उसमें बेसिकली काम ये कि किसी भी स्टेज पे पेन हो हम उसको कोशिश कर सकते हैं मैनेज करने की, ये नई स्पेशलिटी है। अब हम करते क्या हैं, हम करते हैं कि जैसे किसी के घुटनों में दर्द है, हम उसके घुटनों का या तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, एक्सरे तो कर ही रहे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम पिन पॉइंट करेंगे कि भाई आपके घुटने के किस जगह पे दर्द है, बजाय इसके कि हम पूरे घुटने के अंदर हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लगा दें। हम पिन पॉइंट क्यों ना करेंगे, घुटने के अगर अंदर वाली साइड पे दर्द है, अल्ट्रासाउंड के जरिए उसके एक छोटी सी इंसुलिन की नीडल से उसके ऊपर उस मसल के अंदर जाके हम इंजेक्शन लगा देते हैं। कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है ये इंजेक्शन? देखिए, कॉज ऑफ पेन अगर रिमूव हो जाएगी, सो हमारा काम ये है, वी आर ट्राइंग टू ट्रीट द कॉज ऑफ पेन। जब पेन की वजह ही दुरुस्त हो जाएगी तो पेन खुद ही ठीक हो जाएगी। डिपेंड ये करता है कि स्टेज कौन सी है। मसलन जिन लोगों को शियाटिका है, जिन लोगों की डिस्क स्लिप हो गई है, अब कहा जाता है उसकी सर्जरी कराएं। सर्जरी शुड बी दी ऑप्शन। सर्जरी में क्या करते हैं, वो डिस्क का उस हिस्से को जो नर्व्स को प्रेस कर रहा है उसको काट देते हैं। हम लोग जब प्रोसीजर करते हैं 5 से 10 मिनट का, उस डिस्क के अंदर जाके एक फ्लोरोस्कोप के जरिए देख के सिर्फ एक नीडल से वो उस डिस्क को थोड़ा सा श्रिंक कर देती है। टोटल टाइम कितना है, 5 से 10 मिनट, आधा घंटा रेस्ट, आप ड्राइव करके घर जा सकते हैं। अरे वाह। उसको ओजोन थेरेपी के साथ हम करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं। अभी तक पाकिस्तान के अंदर वी हैव डन मोर देन 90,000 पेशेंट्स, 90,000 का डाटा है। अभी मेरी प्रेजेंटेशन है चंद दिन बाद चाइना में इसी पेन्स के ऊपर ही। सो लेटेस्ट तरीक़ेकार ये है कि विदाउट सर्जरी, विदाउट एनेस्थीसिया, यू कैन ट्रीट पेन एट एनी स्टेज, लव्स एट एनी स्टेज। हाँ जी, एट एनी स्टेज पेन कैन बी ट्रीटेड। तो अगेन
जो हम दर्द का इलाज जिन करेंगे। पेशेंट को एडवाइस कर दिया गया कि अब उनके पास सर्जरी आखिरी खल रह गया है, वो भी ट्रीट हो सकते जी हैं। बिल्कुल, वो भी ट्रीट हो सकते हैं। इवन वो लोग जिनकी सर्जरी हो चुकी है, घुटने रिप्लेस हो चुके हैं, उनकी बैक की सर्जरी हो चुकी है और उनको दोबारा दर्द हो रही है, हम उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही तो जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। बहुत शुक्रिया इसका डॉक्टर मतलब है कि सही एक्सपर्ट के साथ, सही डॉक्टर के साथ राब्ते में रहिए और सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। अच्छी डाइट, अच्छी खुराक के साथ साथ एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल जी, वो चाहे बड़े हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, सबके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को मूव कीजिए, घुटनों को, टांगों को, ताकि आप फिट रह सकें। और फिर डॉक्टर साहब तो हैं ही हैं और उनके पास पेन मैनेजमेंट की ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं कि आपको बगैर किसी सर्जरी के वो दर्द से फ्री कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब तशरीफ़ के लिए। और आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताते हैं नाज़रीन कि जो आपके वॉशरूम के अंदर आपके इस्तेमाल के जो टॉवल्स हैं उस पर कितनी इकसाम के जरासीम होते हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि कितने दिन बाद इसको धो लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अमूमी तौर पे हम रोज़ाना अपने जिस्म को साफ़ करने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके ऊपर खौफनाक हद तक जो जरासीम हैं वो मौजूद होते हैं। जी हाँ, और ये तौलिए जो है वो हमारी जिल्द, दांतों के बैक्टीरिया समेत हवा में मौजूद फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो जमा हो जाते हैं इसके अंदर। फिर 33% अफराद जो है वो महीने में सिर्फ एक बार ही तौलिया धोते हैं। पता नहीं कौन से लोग हैं ये जो रेशो सामने आ रही है। वो भी मेरे ख्याल में जहमत ही करते हैं। मतलब हाँ भाई, महीने बाद भी मत धोया करें, धो लिया करें, इतनी जहमत क्यों करनी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, जो संजीदा बात हुई है कि ऐसे लोग भी हैं जो साल में सिर्फ एक बार ये आदत जो है उसके बायस तौलिए को धोते हैं, जरासीम का उगड़ वो सिर्फ एक महीने में एक बार वाले लोग भी हैं। ऐसे लोग यानी कि मौजूद हैं जो हमारे मशवरे पे अमल करते हैं। ईद में नहीं, साल में सिर्फ एक बार वो। लेकिन माहिरीन सेहत का ये मशवरा है कि तौलिए को हर 3 से 4 दिन के बाद धो लेना चाहिए और इसे धूप में अच्छी तरह से सुखाना चाहिए ताकि जरासीम की अफजाइश को आ जा सके। और बिल्कुल जी, अगर आप 2-3 दिन से भी पहले अपने टॉवल को वॉश कर लेते हैं ये तो और भी बहुत अच्छी बात है। और अपने अपने टॉवल इस्तेमाल कीजिए, एक तो टॉवल एक दूसरे के साथ मिक्स ना किया कीजिए क्योंकि वो भी जरासीम के ट्रांसफ़र होने की वजह बन जाता है। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर अहम इशूज़ अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ दुआओं की कबूलियत की। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, ये बड़ा अहम सवाल है। और किससे दुआ करवाई जाए, किस अंदाज में करवाई जाए कि दुआएं कबूल हो जाएं, ये और क्या कोई ऐसे लोग भी हैं, बंदा चाहता है। बिल्कुल, और क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिनकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, और वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआएं फ़ौरन कबूलियत का दर्जा इख्तियार कर जाती हैं, और हमें ऐसा क्या करना होगा कि हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएं। और कबूल ना होने के पीछे वजूहात क्या हैं, हमारे साथ अल्लामा फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अल्लामा साहब, सबसे पहले हम इसी के ऊपर आ जाते हैं कि क्या 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती और एक वो जिनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं, क्या ऐसा ही है? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन वक़द क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़्ल इबादा। इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, एक न्यूज़ का, कि हस्ब रिवायत एक ऐसा उन्वान इंतख़ाब किया है कि जो माशरती लिहाज से, दीनी लिहाज से इंतहाई अहमियत, अफादियत का हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत का मग़ज़ करार दिया है। कुरान उठाकर देखें, हदीस नबी का मुताला करें तो दुआ इबादत के माना में बल्कि इबादत का मग़ज़ इसे करार दिया है। अल्लाह जल्ल वाला को अपने उन बंदों पर गुस्सा आता है जो उसे मांगना छोड़ देते हैं, जो उसे मांगते नहीं हैं। माशरे में सुलगते मसाइल और फिर उन सुलगते मसाइल के हवाले से जो आज का आपका ये प्रोग्राम है, उसका हल एक बेहतरीन जो अल्लाह जल्ल वाला की तरफ से अता हुआ है दुआ के तौर पर। सवालात उठते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं कबूल न होने के हवाले से 2 तरह की चीज़ें हैं। मैं इंशाअल्लाह इनको नंबर बार अपने टाइम में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। जी ज़रूर। नंबर 1, दुआ की अदम कबूलियत की वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि माल हराम। दूसरी वजह यह है कि
कता रहमी है, रिश्तों को तोड़ना है। ताल्लुक रिश्तेदारों के साथ, जी दोस्तों के बिल्कुल, साथ। रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ी है। उमूमन होता है कि रिश्तेदारों से मुख्तलिफ़ तकलीफ़ और मसाइब, दुख दर्द आदमी को पहुँचते हैं, लेकिन जिसकी तरफ से पहुँचाए जा रहे हैं वो उसका मामला है। जिसको पहुँच रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर दे उसे। अल्लाह की रज़ा के लिए जब मुआफ़ करेगा और बदला न लेने की नीयत करेगा, अल्लाह जल्ल वाला ऐसे शख्स की भी दुआ को कबूल फरमाएंगे। कदम बा कदम हमारे मामलात में कता रहमी और फिर माल मुश्तबे यानी चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं होता कि ये माल हलाल है, माल हराम है, ठीक है। उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और फिर इसी तरह से अगली चीज़ ये है कि दुआओं में जल्दी है। और तीसरी चीज़ ये है कि दुआ मांगना नहीं होता, अल्लाह के ज़िम्मे होता है। जैसे हम किसी को कहते हैं कि यार मेरा ये काम करो। अल्लामा साहब, दुआओं में जल्दी को अगर आप एलैबोरेट कर सकें, इसका क्या मतलब? देखिए, दुआओं में जल्दी ये कि एक तो ये है कि जब दुआ मांगने के लिए बैठे 1 आध मिनट के बाद उठ गए, और दूसरी चीज़ ये है कि जब मांगना शुरू किया तो ये जल्दी क्यों नहीं पूरी हो रही, ये जल्दी क्यों नहीं पूरी हो रही, कब से दुआएं मांग रहा हूँ, कब से दुआएं मांग रहा हूँ। अल्लाह जल्ल वाला जिसको दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाता है उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। इबादत का एक बड़ा हिस्सा दुआओं में मुनहसर है, लेकिन बंदे खुदा ये समझता है कि जो मैं चाहूँ वो फौरी तौर पर वो चाहत पूरी हो जाए। लेकिन इलामा साहब, एक और चीज़ भी है। एक तो जल्दी में आपने कहा हम मांगते हैं, एक दो मिनट की दुआ मुश्किल से मांगी और हम उसके बाद इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि ये पूरी क्यों नहीं हो रही। दूसरी, आजिज़ी और इनकसारी ना होना हमारी दुआओं के अंदर, जो शिद्दत अल्लाह ताला चाहते हैं हमसे, जो हमसे उम्मीद है अल्लाह ताला को कि हम उन सर अपने सजदे में रख के और रो कर अल्लाह ताला के हाँ गिड़गिड़ा कर और आंसुओं के साथ उस चीज़ की तलब करें या उस दुआ को मांगें। तो क्या ये भी वजह है कि हमें ढंग नहीं आता, तरीका नहीं आता हमें दुआ से देखिए, एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ कि हम दुआ ही ये मांगें कि अल्लाह मांगने का सलीका और तरीक़ा नहीं तो बिन मांगे ही हर खैर अता फरमा। ठीक है ना। आजिज़ी और इनकसारी भी, या अल्लाह मैं आदाब नहीं जानता, मैं वो तौर और तरीक़े मेरी समझ से बाला तर हैं या मेरे इल्म में नहीं, तू सुनने वाला है। अम्मन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआहु, मुस्तर की, परेशान हाल की, बेकरार की दुआ तू सुनने वाला है, मेरी दुआओं को सुन। मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा गुजार हूँ, मैं मुल्तमिस हूँ, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें मार्केट में आ गई हैं, दीन के हवाले से बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है। मैं आते आते एक पोस्ट मेरी नज़र से निगाह से गुजरी कि फ़लाँ बाजी साहिबा हैं और शर्तिया दुआ जो है ना कबूल होगी। मतलब आपने इसको भी कारोबार बना लिया। अच्छा, एक और चीज़ जो हम पहले भी बात कर रहे थे अल्लामा साहब, कि एक तो यकीन के साथ दुआ का करना और दूसरा फिर अल्लाह पे तवक्कल कर देना। आपने असबाब कर दिए, आपने दुआ मांग ली, फिर अल्लाह पे छोड़ दिया इसका फ़ैसला कि उसने आपको कब देना है, देना भी है या नहीं, क्योंकि ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो आपका रब बेहतर जानता है कि ये आपके लिए अच्छा है या नुकसानदेह। अगर आपके लिए वो अच्छा नहीं है और रब आपको वो नहीं दे रहा, आप समझ रहे हैं आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर वो पूरी हो जाए, आपका नुकसान हो जाए, तो ये आपका नुकसान हो सकता है। ये समझने की ज़रूरत भी तो है। जी, मैं ये अर्ज़ करूँ कि दुआ के हवाले से उलमा ने 3 चीज़ें लिखी हैं। नंबर 1, जो दुआ मैं मांग रहा हूँ मेरा रब मुझे वही अता कर दे। नंबर 2, उस दुआ के बदले में उससे बेहतर और बढ़िया चीज़ अल्लाह अता फरमा दे। ठीक है। या आई हुई कोई बड़ी मुसीबत अल्लाह वो टाल दे। अब कितनी सारी मुसीबतें हैं जो मेरा अल्लाह मुझसे टाल रहा है, उन मसाइब से मुझे दूर रख रहा है, और मैं ये समझ बैठा हूँ कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। तीसरी चीज़ ये है कि रब्बुल आलमीन उस दुआ का बदला मुझे आखिरत में देना चाहता है कि क़यामत के दिन आदमी जब देखेगा और कहेगा कि ये दुनिया में दुआएं कबूल नहीं हुई थी और इसका बदला ये है, फिर वो ये ख्वाहिश करेगा कि मेरी कोई दुआ कबूल ही ना होती। और यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ, उलमा ने ये भी लिखा है हदीस की रोशनी में कि खैर के वक्त में, खुशहाली के वक्त में जो आदमी दुआ मांगता है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, आल औलाद है और वसअतों वाला रिस्क है, इज़्ज़त है, तो अल्लाह जल्ल वाला बेचैनी और बेकरारी में भी उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और फिर इसी तरह से मुसाफिर है, उसकी दुआ कबूल होती है। वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक़ में कबूल होती है। असातिज़ा की दुआ अपने शागिर्दों के हक़ में कबूल होती है। लेकिन माशरे में जो हमारे नज़रियात हैं या हमारे ख़यालात हैं, वो
इतने भेडंगे किस्म के हैं कि हम चौकों चौराहों पर और शाहराहों पर चलते हुए मुखन्नसात से उनसे डर जाते हैं कि इनकी बद्दुआ लग जाएगी। माँ बाप की बद्दुआ का डर नहीं है, असातिज़ा की बद्दुआ का डर नहीं है, इसी तरह से हुकूक जो रिश्तेदारों के गसब किए हैं, तल्फ किए हैं, उनका डर नहीं है, उनसे हम डर जाते हैं कि इनकी बद्दुआ लग जाएगी। जिस तरह वो ख्वाजा सरा हो गए, जय डोले शाह की चुई, वो मांगने वाले पेशावर गदाकर जो हैं वो यही आपको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि कुछ दे दो वरना मैं बद्दुआ दे दूंगा। तो ये पूरे माफियाज बने हुए हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़े बिजनेस माइंड हैं कि जो उनको चलाया जा रहा है। हमें इन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मुस्तहिक लोग हैं, उनके साथ हत्तुल इम्कान हत्तुल वसा आदमी का मामला अच्छा होना चाहिए, अखलाक का होना चाहिए, लेन देन का होना चाहिए। और दुआ की कबूलियत की बात है, व इदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो उन्हें कह दी फ़इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूँ। सारी जगहों से उम्मीदों के जो यानी सिलसिले थे वो टूट गए, रब्बुल आलमीन की बारगाह तो बाकी है। और ये सबसे बड़ा एक ऐसा मामला है, मैं आपके तवज्जो से अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्लाह जल्ल वाला दुआओं की बरक़ात और समरात को दिखाता है। सही। हमारा यकीन होना चाहिए कि मेरा मालिक सुनने वाला है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, आप कह दीजिए उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। अल्लाह जल्ल वाला नापसंद फरमाता है कि जो उससे दुआ नहीं करता। लेकिन ये भी अर्ज़ कर दूं, अच्छा अलामा साहब, हम जब दुखी होते हैं, आपने कहा खुशहाली के अंदर जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। अगर कोई दुखी है, तकलीफ़ में है, आंसुओं के साथ रो रहा है और वो उस वक्त अल्लाह ताला से कोई दुआ कर रहा है, वो सजदा रेज़ नहीं है, वो जाए नमाज पर नहीं बैठा हुआ, लेकिन वो किसी भी हालत में है, वो अल्लाह ताला के हजूर को अपनी कोई पेशी लेकर बैठा हुआ है या कोई अपनी आओ पुकार कर रहा है, तो क्या वो दुआएं भी कबूल होती हैं? और दूसरी बात, मेरा दो क्वेश्चन थे कि आपने कहा वालिदैन की दुआएं कबूल होती हैं अपनी औलाद के हक़ में, अगर वालिदैन बद्दुआ दें अपनी औलाद की किसी नाफरमानी की वजह से, तो क्या वो भी कबूलियत? देखिए, मैं दोनों सवालों की तरफ आता हूँ कि आदमी हालत इस्तिरार में, मजबूरी, बेचैनी, बेकरारी में है कि बिल्कुल कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा, बीच समंदर में है और कोई बचाने वाला नहीं, न तैरने वाला, न तैराकी वो जानता है, ना कोई बचाने वाला है। अब उस मौके पर वह दुआ मांगता है, अल्लाह जल्ल वाला कबूल फरमाने पे कादिर है। अल्लाह जल्ल वाला तो मुशरिकीन की दुआओं को भी कबूल फरमाता था। जब उनकी कश्ती बीच भंवर के होती थी, वो खालिस होकर जब उसे पुकारते थे, अल्लाह जल्ल वाला उनकी पुकार को भी सुनता था। अल्लाह ने तो शैतान की दुआ को भी कबूल किया। जब शैतान ने यह कहा कि मुझे मोहलत दे दे क़यामत तक, तो अल्लाह जल्ल वाला ने उसे मोहलत दे दी, तो ये उसकी दुआ को कबूल ही किया ना। तो इसी तरह से अल्लाह जल्ल वाला दुआओं को कबूल फरमाता है। दूसरी चीज़ ये कि वालिदैन की दुआएं अगर लगती हैं तो वालिदैन की बद्दुआएं, यकीनन वालिदैन की बद्दुआ भी लगती है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हत्तुल इम्कान माएँ अपने बच्चों को या वालिद अपने बच्चों को बद्दुआ देने से गुरेज करें। हाँ, बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी कर दी, बहुत दुखी कर दिया, नाफरमानी की हद और इंतहा कर दी, तो फिर यकीनन वालिद की बद्दुआ तो लगेगी। अगर वालिद की दुआ लगती है तो वालिद की बद्दुआ भी लगती है। लोग कहते हैं कि नहीं ये क्या है, जैसा कैसा भी है वालिद तो वालिद है ना, वालिदा तो वालिदा है। कुरान तो ये कहता है कि वो तुम्हें शिर्क पे ना उभारें या मासियत के किसी और काम पे ना उभारें, तो तुमने उनकी तब भी फर्माबरदारी करनी है। यहाँ तक कुरान ने कह दिया। अच्छा अल्लामा साहब, हम तो अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला को याद करते ही हैं। अल्लाह ताला क्या चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे किस अंदाज़ में दुआ करे, उसका पसंदीदा अंदाज़ मांगने का इंसान का, और कोई ख़ास वक्त भी है जिस वक्त देखिए ख़ास वक्त, जी बिल्कुल, तहज्जुद का ख़ास वक्त है, इसी तरह से हज और उम्रे का वक्त है, और हालत सफ़र में मैंने शुरू में अर्ज़ किया था। देखिए अल्लाह जल्ल वाला से दुनिया और आखिरत की आफ़ियत, अल्लाह दुनिया की आफ़ियत भी आखिरत की आफ़ियत भी अता फरमा। सिर्फ महज दुनिया नहीं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। आपके सवाल के जवाब में आ गई बात कि हमें हसनात दुनियावी भी अता फरमा, हसनात उखरवी भी अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से भी महफूज। दुरूद शरीफ का अव्वल आखिर लगाने से कितना उसकी कबूलियत की यकीन हो जाता है, और क्या किसी का वास्ता देना उसके प्यारे अंबिया कराम। मैं उसमें अर्ज़ कर दूँ कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि वो दुआ यानी बीच में रहती है
कि जिसके आखिर में हत्ता युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक ना पढ़ा जाए। रही बात वास्ते और वसीले की, तो यहाँ ये मैं अर्ज़ कर दूँ कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का वास्ता और वसीला और इसी तरह से नेक आमाल दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, नेक आमाल का जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब मौजूद थे। तो दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? उम्मीद है कि इससे आपको रहनुमाई मिली होगी। दुआएं मांगने के लिए यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। यकीन कामिल होना चाहिए और फिर आपको जो मांगने का है उसके अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।